हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी के लिए एसएससी सीजीएल स्पेशल जो सेशन लॉन्च किया गया है, उसमें उसका नाम है आरंभ है प्रचंड। और आरंभ है प्रचंड का पार्ट 3 आप सभी के सामने मैं लेकर आया हूँ। पिछले 2 पार्ट में आशा करता हूँ आप देख चुके होंगे और आज दोनों पार्ट देखने के बाद तीसरे पार्ट में प्रवेश कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को थंबनेल में दिख रहा है, जीके जीएस मैराथन जो पार्ट 3 है वह है 1 घंटे लगातार बिल्कुल एग्जाम में छपने वाले सवालों पे चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, 1 घंटे लगातार एग्जाम में छपने वाले सवालों पे चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी जो आगामी एग्जाम, चाहे वह एसएससी सीजीएल हो, ग्रुप डी हो, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन स्पेशल यह है एसएससी सीजीएल जो दोस्तों वैकेंसी आई हुई है, उसकी एग्जाम होने वाली है अगले महीने में, तो उसी के लिए यह मैराथन क्लासेस लागू की गई है। तो दोस्तों, आप इस जो सेशन है इसको ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर कीजिए, अपने भाई और जो दोस्तों हैं साथ के तैयारी करने वाले सभी के पास से दोस्तों पहुंचा दीजिएगा। और दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि आप इन्हें, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो आपको यह जो वीडियो जो भी डाला जाता है उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, पिछले 2 सेशन में हमने चर्चा की कि किस प्रकार से जो भारत के भूगोल पे चर्चा कर रहे हैं, भारत की स्थिति व विस्तार पे चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद जो तो चैनल होते हैं, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, दक्कन पास है दोस्तों, कोको द्वीप है, लैंडफॉल द्वीप है, भारत की सक्रिय ज्वालामुखी है, और इस प्रकार के तमाम क्वेश्चनों पे बात कर चुके हैं। आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं भारत के भौतिक प्रदेश। जी हाँ, भारत के भौतिक प्रदेशों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। भारत के भौतिक प्रदेश पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारत की स्थिति व विस्तार की चर्चा करने के बाद जो अगला टॉपिक आता है वह आता है भारत के भौतिक प्रदेश। जी हाँ, भारत के भौतिक प्रदेश। तो दोस्तों, वैसे देखा जाए तो भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। जी हाँ, भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। जी हाँ, 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। अब आगे बात करेंगे ये 6 प्रदेश कौन कौन से हैं, उन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो भारत के 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, 6 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं उसमें बात करते हैं। सबसे पहला आता है उत्तर का पर्वतीय भाग। जी हाँ, उत्तर का पर्वतीय भाग आता है। फिर जो दूसरे नंबर पर आता है वह है उत्तर का मैदानी भाग। जी हाँ, उत्तर का मैदानी भाग आता है। फिर जो तीसरे नंबर पर जो आता है भाग वह आता है पश्चिमी मरुस्थल। जी हाँ, पश्चिमी मरुस्थल आता है तीसरे नंबर पर है पश्चिमी मरुस्थल। चौथे नंबर पर आता है प्रायद्वीपीय पठार। जी हाँ, प्रायद्वीपीय पठार चौथे नंबर पर, जो वर्गीकरण में चौथे नंबर पर प्रायद्वीपीय पठार है। 5वें नंबर की बात की जाए तो 5वें नंबर पर आता है तटीय मैदान। जी हाँ, तटीय मैदानों से भी जो बांटा गया है तटीय मैदानों के बाद जो 6ठा नंबर आता है वह है द्वीप समूह है। जी हाँ, द्वीप समूह जैसे लक्षद्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इस प्रकार से वह भी जो भारत का हिस्सा है। तो पहला आपने देखा कि भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहले नंबर पर उत्तर का पर्वतीय भाग है, दूसरा है उत्तर का मैदानी भाग, तीसरे नंबर पर है पश्चिम मरुस्थल, चौथे नंबर पर प्रायद्वीपीय पठार और 5वें नंबर पर तटीय मैदान और 6ठे नंबर पर है द्वीप समूह है। तो चलिए अब इनके क्षेत्रफल के ऊपर बात करते हैं। तो क्षेत्रफल इनका उत्तर का पर्वतीय भाग है जो है समथिंग 5 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर समथिंग फैला हुआ है। जी हाँ, 5 लाख वर्ग किलोमीटर। जी हाँ, 5 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। फिर बात करते हैं उत्तर का मैदानी भाग का जो क्षेत्रफल है वह है 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। जी हाँ, 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। फिर पश्चिमी मरुस्थल के क्षेत्रफल की बात करें तो वह 3.58 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। जी हाँ, वर्ग किलोमीटर इसका जो मरुस्थल का क्षेत्रफल है। फिर बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार का जो क्षेत्रफल है 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। तो यह 16 लाख वर्ग किलोमीटर जो इस प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्रफल है। तो यह जो समथिंग जो पूरे दोस्तों राजस्थान जो पूरे भारत का 48% भाग भारत का है, जो 48% भाग है भारत का। जी हाँ, आप देख पा रहे हैं कि जो इसमें इस प्रकार भी दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के भौतिक प्रदेशों के हिसाब से कौन सा सबसे बड़ा भाग है। तो प्रायद्वीपीय पठार आप देख पा रहे हैं 16 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। तो आप यहाँ से बड़ा सीधा आसानी से बता सकते हैं। चलिए, यह 6 भागों का वर्गीकरण किया गया है। इन 6 भागों के वर्गीकरण को विस्तार पूर्वक अध्ययन करने से पहले हम यहाँ पे कुछ जो बातें हैं उस पर चर्चा करने वाले हैं और वह इस प्रकार से है। दोस्तों, चलिएगा दोस्तों, सेशन को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अब एक जो चित्र के माध्यम से भारत की स्थिति या जो इस प्रकार से इसका वर्गीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए
आप सभी के सामने मैं चित्र बनाता हूँ और फिर देखते हैं कि किस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है। जो इस प्रकार से यहाँ पे होने वाला है, जहाँ पे आपको बिल्कुल सिंपल वे में यहाँ समझाया जाने वाला है। तो दोस्तों आप यहाँ पे जितनी देर में चित्र बनाता हूँ, आप जो वीडियो को है दोस्तों शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों के साथ, बंधुओं के साथ, ताकि जो वह भी इस जो एसएससी सीजीएल स्पेशल बैच है जो सेशन लॉन्च किया गया है उसके माध्यम से वह भी अपनी तैयारी सुचारू ढंग से कर सके। तो दोस्तों इस चित्र के माध्यम से हम देख पा रहे हैं जो यह पहला भारत जो स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने से पहले जो एक पर्वत श्रृंखला आती है वह कुनलुन पर्वत श्रृंखला है। जी हाँ, कुनलुन पर्वत श्रृंखला, यह है कुनलुन पर्वत श्रृंखला। जी हाँ, कुनलुन पर्वत श्रृंखला है यह है। फिर उसके बाद में जो यह पठार है, यह तिब्बत का पठार है। जी हाँ, तिब्बत का पठार आता है, तिब्बत का पठार आता है, तिब्बत का पठार। फिर उसके बाद में यह है, ये जो पर्वत श्रृंखला है यह काराकोरम है। जी हाँ, काराकोरम पर्वत श्रृंखला, काराकोरम पर्वत श्रृंखला। फिर इसके बाद में बात करें, काराकोरम के बाद में जो आता है वह है लद्दाख। काराकोरम के बाद में आता है लद्दाख। जी हाँ, यह लद्दाख श्रृंखला है। फिर इसके बाद में इसकी बात की जाए तो यह होता है जास्कर। जी हाँ, जास्कर है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये ट्रांस हिमालय का भाग है। दोस्तों अभी आगे इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। फिर यह जो दोस्तों सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है यह महान हिमालय का भाग है। जी हाँ, महान हिमालय इसे कहा जाता है, महान हिमालय इसे कहा जाता है। फिर उसके बाद में है दोस्तों मध्य हिमालय। जी हाँ, मध्य हिमालय के रूप में वर्गीकरण किया गया है, मध्य हिमालय के रूप में वर्गीकरण किया गया है। फिर यह है जो पर्वत श्रृंखला है यह शिवालिक पर्वत श्रृंखला है। जी हाँ, शिवालिक पर्वत श्रृंखला है। फिर उसके बाद में जो यहाँ से लेकर जो यह भाग डिजाइन किया गया है यह है उत्तर का मैदानी भाग। जी हाँ, उत्तर का मैदानी भाग, उत्तर का मैदानी भाग इस प्रकार से है। और यह जो उठा हुआ भाग दिखाई दे रहा है आप सभी को, यह भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। जी हाँ, भारत का प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार यह है। और आप देख पा रहे हैं जो यहाँ पे यह क्षेत्र है यह तटीय मैदान है। जी हाँ, तटीय मैदान, तटीय मैदान यह है। और दोस्तों यह जो जल है, इस जल के अंदर जो छोटे छोटे द्वीप होते हैं इनको द्वीप समूह के नाम से, द्वीप समूह के नाम से यहाँ पे वर्गीकरण किया गया है। तो दोस्तों आपने देखा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर यह ट्रांस हिमालय का भाग है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो यहाँ से आरंभ होकर यहाँ तक जो भाग है आप सभी के सामने वह उत्तर का पर्वतीय मैदान है। जी हाँ, उत्तर का पर्वतीय मैदान है, उत्तर का पर्वतीय मैदान है। तो आपने देखा हमने जो 6 भौगोलिक क्षेत्र भारत के 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है उनमें 6 के 6 दोस्तों। पहला यह रहा उत्तर का पर्वतीय मैदान, दूसरा है उत्तर का मैदानी भाग और तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। जी हाँ, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। चौथा है तटीय मैदान, चौथा है तटीय मैदान। और दोस्तों यहाँ से आप 5वां देख पा रहे हैं द्वीप समूह है। द्वीप समूह के अलावा और यहाँ पे तटीय मैदान हो चुका है, पर्वतीय मैदान हो चुका है और यहाँ पे उत्तर का पर्वतीय मैदान, उत्तर का मैदानी भाग, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय प्रदेश और द्वीप समूह आप देख पा रहे हैं। और जो मरुस्थल का क्षेत्र है वह आप सभी को पता है, जो राजस्थान, हरियाणा और दोस्तों गुजरात में जो मरुस्थल का क्षेत्र फैला हुआ है वह जो इसको मिलाकर कुल 6 भारत के जो भौतिक प्रदेश है उनका अपन यहाँ पे जो बिल्कुल वर्गीकरण कर चुके हैं। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करने वाले हैं उत्तर का पर्वतीय भाग। जी हाँ, उत्तर के पर्वतीय भाग पर चर्चा करने वाले हैं। जो पहला आप सभी के सामने है उत्तर का पर्वतीय भाग भारत का भौतिक प्रदेशों में, उन पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उत्तर का पर्वतीय भाग। उत्तर का पर्वतीय भाग है, उत्तर के पर्वतीय भाग पर बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे उत्तर का पर्वतीय भाग है, इसे 3 भागों में बांटा गया है। जी हाँ, उत्तर के पर्वतीय भाग को 3 भागों में बांटा गया है। इन तीनों भागों में हम यहाँ पे विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। पहला भाग है ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय ये इसका भाग है, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। और दूसरा वर्गीकरण है वह हिमालय का, दूसरा वर्गीकरण है हिमालय का। तीसरा वर्गीकरण है पूर्वांचल हिमालय। और पूर्वांचल हिमालय दोस्तों आप सभी को पता है जो भारत की 7 सिस्टर्स हैं उन 7 सिस्टर्स को दोस्तों पूर्वांचल कहा जाता है। और उस एरिया में जो पर्वत हिमालय पाया जाता है उसे पूर्वांचल हिमालय कहा जाता है। दोस्तों अब यहाँ पे बात करें ट्रांस हिमालय की, तो ट्रांस हिमालय भी यहाँ 3 भागों में डिवाइडेड है। पहला है जी हाँ, काराकोरम पहला है, काराकोरम पहला है। दूसरे नंबर पर आता है जी हाँ लद्दाख, लद्दाख दूसरे नंबर पर है। फिर उसके बाद में तीसरे नंबर पर आता है जास्कर। जी हाँ, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये है जो 3 है। फिर उसके बाद में हम हिमालय की बात करेंगे तो हिमालय को भी 3 भागों में बांटा गया है।
पहला भाग है महान हिमालय, जी हाँ पहला भाग है महान हिमालय कहा जा सकता है, बृहद हिमालय कहा जा सकता है, या दोस्तों हिमाद्री भी इसे ही कहा जाता है। तो आपको ये सभी उनके नाम पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए कोई सा भी नाम यहाँ से पुटअप कर सकता है। महान हिमालय, बृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय भी इसे कहा जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं मध्य हिमालय पे, तो इसे मध्य हिमालय कहा जाता है, या कहा जाए लघु हिमालय, या कहा जाए दोस्तों निम्न हिमालय। तो यह है जो नंबर 2 पे हिमालय का बात करेंगे उसकी बात है। फिर बात करते हैं अंतिम बाह्य हिमालय कहा जाए या दोस्तों शिवालिक हिमालय कहा जाए। तो शिवालिक की पहाड़ियां या शिवालिक हिमालय है, यह हिमालय का ही भाग है। और पूर्वांचल हिमालय में दोस्तों हम बात करने वाले हैं गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, मेघमा, इस प्रकार के जो भी अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में जो भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उन पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों हमने अभी तक यहाँ पे देखा कि मोटा मोटा किस प्रकार से उत्तर का पर्वतीय भाग है, यह जो भौतिक प्रदेश में पहला भाग पे हम चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले बात करेंगे ट्रांस या पार हिमालय पर, फिर बात करेंगे हिमालय पे, फिर उसके बाद पूर्वांचल हिमालय पे बात करने वाले हैं। ट्रांस या पार हिमालय 3 भागों में बटा हुआ है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर हिमालय है जो 3 भागों में वह भी बटा हुआ है। महान हिमालय, वृहद हिमालय, हिमाद्री हिमालय। दूसरे नंबर पे आता है मध्य हिमालय, लघु हिमालय या निम्न हिमालय, और तीसरे नंबर पर आता है बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम बात करते हैं सबसे पहले कि दोस्तों जो हिमालय का वर्गीकरण किया गया है, हिमालय का जो वर्गीकरण किया गया है वह इस प्रकार से वर्गीकरण है कि हिमालय बिल्कुल धनुष की आकृति में इस प्रकार से आरंभ होकर यह जो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ से घूमता है, इस प्रकार से हिमालय का वर्गीकरण है। फिर यहाँ से जो मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय का वर्गीकरण इस प्रकार से है। और फिर जो अंतिम जो शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय का जो निरूपण इस प्रकार से है। तो दोस्तों पहला तो यह है जो महान हिमालय है, जी हाँ महान हिमालय है, यह मध्य हिमालय है, और जो अंतिम है यह शिवालिक हिमालय है, जी हाँ शिवालिक हिमालय है, इसे कहा जाता है। तो आप देख पा रहे हैं यह इधर जो नंगा पर्वत से आरंभ होकर जो यहाँ पे नामचा परवा पर्वत तक है, नामचा परवा पर्वत है जो इस प्रकार से है। इसका दोस्तों एक अन्य नाम और भी है, अन्य नाम है इस प्रकार है कि इसे तो दोस्तों आंतरिक हिमालय कहा जाता है, जो सबसे बाहर या महान हिमालय को आंतरिक हिमालय कहा जाता है। जबकि जो मध्य हिमालय है इसे केंद्रीय हिमालय भी कहा जाता है, जी हाँ केंद्रीय हिमालय भी इसे कहा जाता है। फिर इसके बाद जो शिवालिक हिमालय है इसे बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, बाह्य हिमालय। तो आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार भी इसका निरूपण करते हैं। चलिए मैं आशा करता हूँ आप बिल्कुल सही ढंग से समझ पा रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और अब भारत के जो मैप है उसके अनुसार यहाँ पे हम बिल्कुल देख कर करना चाहते हैं कि जो भारत के नक्शे में निरूपण करना चाहते हैं। तो मैं आप सभी के लिए दोस्तों जो भारत का नक्शा है वह ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों हम यहाँ पे समझने के उद्देश्य से जो भारत का नक्शा ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसमें जो भी कमी हो सकती है, क्योंकि ये बिल्कुल जो हमारे हाथ से बनाए जा रहे हैं, ना कि किसी जो कि हमने डाउनलोड किया है। तो आप सभी देख पा रहे हैं जो भारत का नक्शा इस प्रकार से भारत का नक्शा होता है। मैं कोशिश करूंगा कि हूबहू भारत का नक्शा बनाया जाए। दोस्तों यहाँ पे भारत का नक्शा इस प्रकार होता है, यह इधर से दोस्तों घूम कर जो भी 7 सिस्टर्स बनती है, तो इस प्रकार से यहाँ आप देख पा रहे हैं यह भारत का दोस्तों जो उत्तरी नक्शा है, उत्तरी नक्शे पे बात करेंगे। अब यहाँ पे हम ड्रॉ करने वाले हैं। दोस्तों आप सभी को पता है यहाँ पे एक ग्रंथि आती है, एक ग्रंथि बनी हुई है जिसे पामीर की ग्रंथि कहा जाता है। जी हाँ यहाँ पे जो ग्रंथि बनी हुई है उसे पामीर की ग्रंथि या पामीर की ग्रंथि कहा जाता है, पामीर ग्रंथि कहा जाता है। इससे जो उत्तर की साइड में दोस्तों 2 पर्वत श्रृंखलाएं निकलती हैं, 2 पर्वत श्रृंखलाएं निकलती हैं। उनमें एक तो है कुन-लुन पर्वत श्रृंखला, एक कुन-लुन पर्वत श्रृंखला है, और एक है रियान सेन। जी हाँ रियान सेन नाम से यहाँ से 2 पर्वत श्रृंखला निकलती है। और एक जो पर्वत श्रृंखला है वह इस प्रकार निकलती है, इसका नाम है हिंदुकश पर्वत श्रृंखला। जी हाँ हिंदुकश पर्वत श्रृंखला इसका नाम है, पर्वत श्रृंखला। तो आप देख पा रहे हैं जो एशिया की छत कहा जाता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार पुटअप हो सकता है कि एशिया की छत किसे कहा जाता है। तो एशिया की छत है वह पामीर ग्रंथि को कहा जाता है। पामीर ग्रंथि से 3 पर्वत श्रृंखलाएं निकलती हैं, उनमें रियान सेन, कुन-लुन पर्वत श्रृंखला और हिंदुकश पर्वत श्रृंखला। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जो खैबर दर्रा है वह कहाँ पे स्थित, कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो जो खैबर दर्रा है वह हिंदुकश पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों अब हम भारत के संदर्भ में यहाँ पे इनका निरूपण करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक जो पर्वत श्रृंखला है वह एक पर्वत श्रृंखला यहाँ पे है, दूसरी जो पर्वत श्रृंखला है सॉरी दोस्तों दूसरी पर्वत श्रृंखला यहाँ पे है, और जो तीसरी पर्वत श्रृंखला यहाँ पे है। यह ट्रांस हिमालय या पार हिमालय का भाग है, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय का भाग है। फिर उसके बाद में अपना जो
हिमालय, महान हिमालय है उसका जो आरंभ होता है, तो महान हिमालय का जो आरंभ होता है वह इस प्रकार से होता है। और जो महान हिमालय है यहाँ तक इसका विस्तार है, आप देख पा रहे हैं, यहाँ से आरंभ होकर यहाँ तक इसका विस्तार है। फिर उसके बाद में जो मध्य हिमालय है वह इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से इनका विभाजन किया गया है कि वह छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में इसका विभाजन है। आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से इनका विभाजन है। फिर उसके बाद में बात करें हम शिवालिक हिमालय की, तो शिवालिक हिमालय इस प्रकार से फैला हुआ है, इस प्रकार से शिवालिक हिमालय फैला हुआ है। और शिवालिक हिमालय की बात करें तो यह इस प्रकार से फैला हुआ है। और इधर आकर दोस्तों यह जो गारो, खासी, जयंतिया इस प्रकार से जो पहाड़ियां हैं उसके रूप में फैला हुआ है। फिर यहाँ से जो महान हिमालय है इस प्रकार से घूमता है और यह घूमकर दोस्तों यहाँ पे जो पर्वत श्रृंखला बनाता है, माफ कीजिएगा दोस्तों, यह जो पर्वत श्रृंखला घूमती है यह म्यांमार में घूमती है। तो यहाँ से ये पर्वत श्रृंखला इधर घूमकर जो अराकान योमा पर्वत श्रृंखला बनाती है, और अराकान योमा जो म्यांमार में स्थित है। चलिए अब यहाँ से हम जो इनका वर्गीकरण, जो नामकरण करने वाले हैं दोस्तों, सबसे पहले ही जो पर्वत श्रृंखला है काराकोरम, जी हाँ काराकोरम पर्वत श्रृंखला है। फिर उसके बाद में यहाँ पे लद्दाख पर्वत श्रृंखला है, जी हाँ लद्दाख पर्वत श्रृंखला है। फिर उसके बाद में यह जास्कर है, जी हाँ जास्कर पर्वत श्रृंखला है। फिर उसके बाद में बात की जाए तो यह जो नंगा पर्वत है, जी हाँ नंगा पर्वत से आरंभ होकर, नंगा पर्वत से माफ कीजिएगा दोस्तों, नंगा पर्वत से आरंभ होकर यहाँ पे जो नामचा बरुआ, जी हाँ नामचा बरुआ पर्वत श्रृंखला तक जो भी महान हिमालय का भाग फैला हुआ है वह स्थित है। महान हिमालय पे ही दोस्तों जो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां हैं वह स्थित है। चाहे बात की जाए दोस्तों यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे स्थित दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जी हाँ विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी यहाँ पे स्थित है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सिक्किम में जो है कंचनजंगा स्थित है, आप देख पा रहे हैं। भारत में सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। उत्तराखंड में दोस्तों जो नंदा पर्वत है, उत्तराखंड में नंदा पर्वत स्थित है। इसी प्रकार दोस्तों अन्नपूर्णा है, इसी प्रकार की समस्त चोटी है। लेकिन विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो वह माउंट एवरेस्ट है और वह नेपाल में स्थित है। फिर उसके अलावा जो मध्य हिमालय है उसकी बात करें तो मध्य हिमालय में पहली जो पर्वत श्रृंखला आती है वह आती है पीर पंजाल, जी हाँ पीर पंजाल जो है जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। फिर उसके बाद में आती है धौलाधार, जी हाँ धौलाधार पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश में आती है। फिर नागवा टीबा है, जी हाँ नाग टीबा है जो उत्तराखंड में स्थित है। फिर उसके अलावा जो महाभारत है, महाभारत नेपाल में स्थित है, जी हाँ महाभारत जो चोटी है वह महाभारत पर्वत श्रृंखला नेपाल में स्थित है। तो आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से जो इसका वर्गीकरण किया जाता है। दोस्तों इन सभी पर्वत श्रृंखलाओं के अलावा भी जो इधर है, जो पाकिस्तान के अंदर जो पर्वत श्रृंखला जो इसी हिमालय की फैली हुई है, इसे सुलेमान कहा जाता है, जी हाँ सुलेमान पर्वत श्रृंखला पाकिस्तान में है। और क्रिथर पर्वत श्रृंखला भी पाकिस्तान में, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। और इधर जो वर्गीकरण किया गया है, अराकान योमा, जी हाँ इसका जो वर्गीकरण किया गया है यह अराकान योमा पर्वत श्रृंखला। तो आपने देखा कि जो हमारे उत्तरी भारत है उसमें हिमालय का, ट्रांस हिमालय का और पूर्वांचल हिमालय का हम यहाँ पे अच्छी तरीके से आप सभी के सामने चित्र में निरूपण कर चुके हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी समझ चुके होंगे। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम जो ट्रांस हिमालय है, महान हिमालय को या मध्य लघु हिमालय को या बाह्य हिमालय को या उत्तर के मैदानी भाग को अलग करने वाली थ्रस्ट है या जो फॉल्ट है, सचर जोन है, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी के सामने दोस्तों यहाँ पे चित्र के माध्यम से जो भी कोई मुद्दा रखा जाता है तो उसे याद करने में काफी आसानी होती है। इसीलिए मैं सभी जो भी मुद्दे हैं आप सभी के सामने दोस्तों एक चित्र के माध्यम से बिल्कुल सिंपल वे में रखने की कोशिश करता हूं ताकि बिल्कुल आसानी से समझा जा सके। तो दोस्तों आप यह जो देख पा रहे हैं भाग, यह ट्रांस हिमालय है, जी हाँ ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रृंखला है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो इनके ऊपर बात कर चुके हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ट्रांस हिमालय के अंदर आता है। फिर यह जो दिया गया है महान व्रत हिमालय है, जी हाँ महान या व्रत हिमालय है, वृहद हिमालय है। फिर उसके बाद में यह है जो मध्य हिमालय है, जी हाँ मध्य हिमालय है। और यह है जो शिवालिक हिमालय है, जी हाँ शिवालिक हिमालय है। और यह है दोस्तों आप सभी के सामने ही है उत्तर का मैदानी भाग है, जी हाँ यह है आप सभी के सामने उत्तर का मैदानी भाग। अब दोस्तों यहाँ पे बात करने वाले हैं जो
भारत के जो ट्रांस हिमालय को महान वृद्ध हिमालय से जो अलग करने वाला भाग है, उस अलग करने वाले भाग को आईटी कहा जाता है। जी हाँ, आईटी की फुल फॉर्म होती है इंडस थ्रस्ट। हाँ जी बिल्कुल, इंडस थ्रस्ट इसे कहा जाता है। इंडस थ्रस्ट को ही सचर जोन भी कहा जाता है, सचर जोन भी इसे ही कहा जाता है। तो दोस्तों आपको एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि ट्रांस हिमालय या महान हिमालय को ट्रांस हिमालय से कौन सा जोन अलग करता है, तो वह आईटी इंडस थ्रस्ट है जो कि ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करता है। इसी प्रकार अब जो महान हिमालय को मध्य हिमालय से या जो महान हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है, तो जो अलग करता है उसे एमसीटी कहा जाता है। जी हाँ, एमसीटी। और एमसीटी की फुल फॉर्म है मैन सेंट्रल थ्रस्ट। जी हाँ, मैन सेंट्रल थ्रस्ट, मैन सेंट्रल थ्रस्ट इसे कहा जाता है। और मैन सेंट्रल थ्रस्ट है जो महान हिमालय को मध्य हिमालय से अलग करता है। इसी प्रकार मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय से कौन अलग करता है, तो मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय से जो है एमबीटी अलग करता है, मैन बाउंड्री थ्रस्ट। जी हाँ, मैन बाउंड्री थ्रस्ट। जी हाँ, मैन बाउंड्री थ्रस्ट इसको अलग करता है। फिर उसके बाद में शिवालिक को उत्तरी हिमालय से, जी हाँ, उत्तर के मैदानी भाग को बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय से अलग करता है। इसे HFF कहा जाता है। जी हाँ, हिमालय फ्रंट फॉल। जी हाँ बिल्कुल, HFF की फुल फॉर्म है हिमालय फ्रंट फॉल्ट। जी हाँ, हिमालय फ्रंट फॉल्ट कहा जाता है। हिमालय फ्रंट फॉल के बारे में दोस्तों देखा कि हिमालय फ्रंट फॉल जो कि उत्तर के मैदानी भाग को शिवालिक हिमालय से अलग करता है। और यहाँ पे दोस्तों एक और मुख्य चर्चा में बना रहता है, वह क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आगे जब पढ़ेंगे तब बात करने वाले हैं। जीबीटी आता है एक, जीबीटी को ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट कहा जाता है। ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट, जी हाँ, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट इसे कहा जाता है। तो इसका ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट है, यह है जो अरावली तथा विंध्याचल के मध्य है। यह है अरावली पर्वत को जो विंध्याचल पर्वत से अलग करता है। जी हाँ, अरावली पर्वत को विंध्याचल पर्वत से अलग करता है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से अलग करता है। जी हाँ, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से अलग करता है। तो आपने देखा वो इसी जीबीटी में ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट में दोस्तों कौन सी नदी बहती है, तो जीबीटी में ही दोस्तों जो भारत के दोस्तों जो मध्य प्रदेश से माही नदी निकलती है, माही नदी निकलकर दोस्तों राजस्थान में प्रवेश कर गुजरात होती हुई खंबात की खाड़ी में दोस्तों अरब सागर में अपना जल छोड़ती है। और दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि कौन सी रेखा कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी है जो कर्क रेखा को दोस्तों 2 बार काटती है। तो आपको यह भी मुख्य बातें जो भी है पता होनी चाहिए। तो दोस्तों हमने देखा जो जीबीटी ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट है, यह अरावली पर्वत को विंध्याचल पर्वत से अलग करता है। और इसी प्रकार जो ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से आईटी इंडस थ्रस्ट, महान हिमालय को मध्य हिमालय से मैन जो सेंट्रल थ्रस्ट है, मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय से मैन बाउंड्री थ्रस्ट, और उत्तर का मैदानी भाग को जो शिवालिक हिमालय से अलग करता है वह है हिमाचल फ्रंट फॉल्ट। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप यहाँ से सभी समझ चुके होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं ट्रांस हिमालय पर, विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं। जी हाँ, जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय पर हम विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं। ट्रांस हिमालय पर विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं। तो ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है। जी हाँ, हिमालय का भाग ट्रांस हिमालय नहीं है, हिमालय का भाग नहीं है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर है वह अलग ही पर्वत श्रृंखला है, आप सभी को पता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्रांस हिमालय की जो औसतन ऊंचाई है। ट्रांस हिमालय की औसतन ऊंचाई के बारे में बात करें तो ट्रांस हिमालय की औसतन ऊंचाई 4500 से आरंभ होकर दोस्तों 5500 मीटर तक है। 4500 से आरंभ होकर 5500 मीटर तक है। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पूर्व का है। जी हाँ, जो ट्रांस हिमालय का निर्माण है, ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय के निर्माण से भी पूर्व का है। जी हाँ, ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से भी पूर्व का है। जी हाँ, हिमालय से पूर्व का है, अर्थात पहले का है दोस्तों, पूर्व का है। फिर उसके बाद बात की जाए तो ट्रांस हिमालय है 3 समांतर पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर बना है। ट्रांस हिमालय 3 पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर बना है। जी हाँ, 3 पर्वत श्रृंखला से बना है, जिनमें पहली है दोस्तों, 3 में दोस्तों पहली है काराकोरम। जी हाँ, काराकोरम पहली है। दूसरी है दोस्तों लद्दाख, और काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो आप देख पा रहे हैं यह 3 पर्वत श्रृंखला इस प्रकार है। अब सबसे पहले बात करेंगे, चलिएगा दोस्तों, सबसे पहले बात करने वाले हैं यहाँ पे काराकोरम। जी हाँ, काराकोरम श्रृंखला पे बात करेंगे और इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं उस पर बात करते हैं। तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला है। काराकोरम को प्राचीन काल में कृष्णगिरी पर्वत कहा जाता है। तो दोस्तों इस जो काराकोरम को ही कृष्णगिरी पर्वत भी इसे ही कहा जाता था प्राचीन काल में।
कृष्णगिरी पर्वत भी इसे ही कहा जाता है। जी हाँ, इसका उपनाम है कृष्णगिरी पर्वत है। और काराकोरम जो पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, जी हाँ, काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी के बारे में पूछा जाए, सबसे ऊंची चोटी के बारे में यदि पूछा जाता है तो वह है दोस्तों केटू दोस्तों काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है। केटू का नाम है गॉडविन ऑस्टिन। जी हाँ, गॉडविन ऑस्टिन इसका नाम है। और इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 8,611 किलोमीटर, सॉरी दोस्तों 8,611 मीटर है जिसकी ऊंचाई है। और यह दोस्तों अभी जो पीओके में स्थित है। जी हाँ, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर में इसकी उपस्थिति है अभी। केटू है जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। जी हाँ, केटू है जो गॉडविन ऑस्टिन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वह केटू है। केटू गॉडविन ऑस्टिन है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वह पीओके में, पाक अधिकृत कश्मीर में है। तो दोस्तों यहाँ से आपको यह भी पता होना चाहिए। विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो वह है माउंट एवरेस्ट। जी हाँ, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। फिर उसके बाद में बात की जाए तो वह आती है केटू के बाद में तीसरे नंबर पर आती है दोस्तों जो भारत में स्थित है, सिक्किम में, कंचनजंगा। जी हाँ, कंचनजंगा का स्थान तीसरा आता है। तो दोस्तों आपसे यह पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन का एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी और भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यहाँ पे भारत की सबसे ऊंची चोटी के बारे में पूछा जाए कि भारत में सबसे ऊंची चोटी भारत की, और फिर एक क्वेश्चन और पुटअप हो कि भारत में सबसे ऊंची चोटी दोस्तों इसे कीजिएगा भारत की सबसे ऊंची चोटी, और इसे करना है भारत में सबसे ऊंची चोटी। दोनों दोस्तों आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन दिखने में सेम होंगे लेकिन दोनों अलग हैं। इसमें भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो पूछा गया है भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है। और भारत में सबसे ऊंची चोटी है वह कंचनजंगा है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़कर इसका जवाब देना है ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। केटू की स्थिति है आप सभी को पता है जो पीओके में है। कंचनजंगा है जो सिक्किम राज्य में इसकी स्थिति है। काराकोरम पर अनेकों हिमनद भी हैं दोस्तों, ग्लेशियर भी बने हुए हैं। तो इन ग्लेशियरों की चर्चा हम जो अलग से एक आप सभी के लिए ग्लेशियर की क्लास लगाने वाले हैं उसमें बात करने वाले हैं। लेकिन एक बार देख लेते हैं जो काराकोरम पर मुख्य ग्लेशियर है उसमें ग्लेशियर पे बात करें तो पहला आता है सियाचिन ग्लेशियर। जी हाँ, सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे आता है, सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर से भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर पूछा जाए तो सियाचिन ग्लेशियर ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर। जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है तो वह है सियाचिन। तो एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो वह सियाचिन ग्लेशियर है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को अभी जो पिछले क्लास में आपको जो विवाद पढ़ाया गया था उसमें जो भारत और पाकिस्तान विवाद भी बताया गया था सियाचिन ग्लेशियर में, जिसका जो दोस्तों क्षेत्रफल है 75 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसका 2/3 भाग जो भारत के पास है, 1/3 भाग पाकिस्तान के पास है। और जो सन 1984 में इसको दोस्तों कब्जा करने के लिए भारत के द्वारा ऑपरेशन मेघदूत भी चलाया गया था। जी हाँ, ऑपरेशन मेघदूत भी चलाया गया था और यह मेघदूत ऑपरेशन 1984 में चलाया गया था। और दोस्तों जो सियाचिन ग्लेशियर है वह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। जी हाँ, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी इसे ही कहा जाता है, सियाचिन ग्लेशियर को ही दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा ग्लेशियर कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन सीधा पुटअप हो सकता है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर, विश्व का सबसे ऊंचा ग्लेशियर। तो विश्व का सबसे ऊंचा ग्लेशियर भी दोस्तों जो आप सभी के सामने है सियाचिन ग्लेशियर है। इसके अलावा यहाँ पे जो ग्लेशियर है जो काराकोरम जो पर्वत श्रृंखला पे है उस पे है बाल्टोरा। जी हाँ, बाल्टोरा यहाँ पे ग्लेशियर है। दोस्तों ये ग्लेशियरों के नाम पता होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि कौन सा ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है। बाल्टोरा, सियाचिन, बाल्टोरा, साल्टोरा। और चौथे नंबर पर है इस पर है 5वें नंबर पर ग्लेशियर है बियाफो भी बोलते हैं और बेफो भी इसे कहा जाता है। 6ठे नंबर पर ग्लेशियर है वह हुंजा। तो दोस्तों आपको जो है काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर दोस्तों जो ग्लेशियर स्थित है सियाचिन, बाल्टोरा, साल्टोरा, इस पर बेफो व हुंजा, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों तापमान की यहाँ पे बात करें जो सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है यह भी आप सभी को पता होना चाहिए। दोस्तों
जो सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है। जी हाँ, सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है। जी हाँ, सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है। नुब्रा नदी निकलती है, सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है, आपको पता होना चाहिए, जो लद्दाख में नुब्रा घाटी का निर्माण करती है। जी हाँ, जो यह नुब्रा नदी है लद्दाख में, नुब्रा नदी लद्दाख में जो नुब्रा घाटी का निर्माण करती है। जी हाँ, नुब्रा घाटी का निर्माण करती है, घाटी का निर्माण करती है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि नुब्रा लद्दाख में नुब्रा नदी नुब्रा घाटी का निर्माण करती है, आपको यह पता होना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों एक बात मुख्य आपको बताई जाती है, वह है कि जो तापमान की सामान्य ह्रास दर होती है वह प्रत्येक 165 मीटर, जी हाँ, प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पे, 165 मीटर की ऊंचाई में जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। तापमान में दोस्तों कमी आती है। जो कमी आती है वह 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर आती है, और 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर है जो 6.5 डिग्री तापमान में गिरावट आती है। तो आपको दोस्तों यह भी पता होना चाहिए कि जो 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर दोस्तों 1 डिग्री तापमान में कमी आने लगती है। तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे तापमान में कमी आती जाती है। तो दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो तापमान की सामान्य ह्रास दर है वह क्या है। इसके बाद दोस्तों जो काराकोरम में और क्या मुख्य बातें हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। काराकोरम में अब बात करने वाले हैं, जो काराकोरम दर्रा है विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है। तो दोस्तों यहाँ पे एक दर्रा भी है और उसी का नाम दोस्तों पर्वत श्रृंखला के नाम से है, काराकोरम दर्रा। जी हाँ, काराकोरम दर्रा यह विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है, विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है, सबसे ऊंचा दर्रा है। तो दोस्तों यहाँ पे दर्रा क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो दर्रा होता है दोस्तों दो पर्वत ऊंची श्रृंखलाओं के मध्य स्थित संकरा वह भाग है जिसे आवागमन के लिए दोस्तों उपयोग में किया जाता है। या दोस्तों जो इस तरह के भाग से ही दोस्तों जो नदियां का प्रवेश होता है। जैसे यहाँ पे बात करें सतलज नदी है जो हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं, उनमें से एक है सिप्पीकला दर्रा। सिप्पीकला दर्रे में से जो भारत में सतलज नदी प्रवेश करती है। तो दोस्तों ऐसे जो ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में जो सकरा भाग होता है जिसमें आवागमन के लिए उपयोग में किया जाता है उसे दर्रा कहा जाता है। और दोस्तों काराकोरम को अब बात करते हैं, और काराकोरम के बारे में एक फैक्ट और है उसे भी देख लेते हैं, फिर बात करते हैं अगला पर्वत श्रृंखला लद्दाख पर्वत श्रृंखला पर। तो दोस्तों बात करें काराकोरम को मध्य एशिया की, जी हाँ, काराकोरम को मध्य एशिया या उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। जी हाँ, उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि मध्य एशिया की रीढ़ या उच्च एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है। तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला को मध्य एशिया की रीढ़ कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब दूसरा जो पर्वत श्रृंखला है उस पर बात करते हैं। दूसरी पर्वत श्रृंखला है लद्दाख पर्वत श्रृंखला। दोस्तों काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर बात कर चुके हैं, अब विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं लद्दाख पर्वत श्रृंखला पर। जी हाँ, लद्दाख का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों उस पर बात करते हैं सबसे पहले। तो लद्दाख का शाब्दिक अर्थ होता है लाख दर्रों का घर। जी हाँ, लाख दर्रों का घर इसे कहा जाता है। तो आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं यहाँ पे कितने अधिक दर्रे होंगे, लाख दर्रों के घर, जो इसका हिंदी में आशय है। और बात करें अगले लद्दाख पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें लद्दाख पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी। जी हाँ, सबसे ऊंची चोटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है माउंट राकापोशी। जी हाँ, माउंट राकापोशी यह है जो लद्दाख श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी जो लंबाई है 7,788 मीटर इसकी लंबाई है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। और दोस्तों इस माउंट राकापोशी से एक जो तथ्य और जुड़ा हुआ है वह है विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी, विश्व की तीव्र ढलान वाली, जी हाँ, विश्व की तीव्र ढलान वाली चोटी कौन सी है। तो दोस्तों यह भी माउंट राकापोशी है। माउंट राकापोशी ही दोस्तों विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। जी हाँ, अब यहाँ पे बात करते हैं लद्दाख का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। जी हाँ, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो यहाँ से लद्दाख का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, इसीलिए दोस्तों इसे मिनी तिब्बत भी कहा जाता है। लद्दाख के पठार को ही दोस्तों जो मिनी तिब्बत का पठार भी कहा जाता है। मिनी तिब्बत का पठार भी कहा जाता है।
कहा जाता है। तो दोस्तों ये आपसे जो भी बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट लाइनें पढ़ाई जा रही है वह आप सभी को दोस्तों यहाँ से या तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है या अपना जो नोट्स की कॉपी है उसमें लिख लेना है, क्योंकि जो क्वेश्चन है बिल्कुल छोटा सा छोटा लाइन से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। इसीलिए स्टैटिक्स आईक्यू परिवार यह नहीं चाहता कि आपका किसी प्रकार से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो या आप यह सोचिए कि यह क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं। इसलिए यहाँ पे बिल्कुल छोटी छोटी बातों पे भी दोस्तों बल दिया जा रहा है और आपको बताया जा रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जो लद्दाख के पठार का उपनाम है, उपनाम क्या क्या है उस पर बात करते हैं। तो लद्दाख का उपनाम के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, लद्दाख का उपनाम क्या क्या है उस पर बात करते हैं। तो उपनाम में सबसे पहले तो इसे मिनी तिब्बत का पठार, जी हाँ मिनी तिब्बत का पठार भी इसे कहा जाता है, मिनी तिब्बत का पठार भी इसे कहा जाता है। या और बात करें लाख दर्रों का घर भी इसे कहा जाता है, लाख दर्रों का घर है, लाख दर्रों का घर भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा और अब अगली जो फैक्ट है उस पे बात करते हैं। नुब्रा घाटी, सचर गैप घाटी तथा पूगा घाटी लद्दाख में स्थित है। दोस्तों जो नुब्रा घाटी है आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं जो नुब्रा घाटी जो नुब्रा नदी बनाती है वह कहाँ से निकलती है। तो नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है आप सभी बताने वाले हैं। और दोस्तों लद्दाख में ही सचर गैप घाटी भी स्थित है। जी हाँ, सचर गैप घाटी भी लद्दाख में स्थित है। इसके अलावा जो पूगा घाटी है, पूगा घाटी भी दोस्तों लद्दाख में ही स्थित है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो नुब्रा घाटी है नुब्रा नदी बनाती है और नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, आप सभी को पता है। और सेचर गैप घाटी भी दोस्तों जो लद्दाख में स्थित है, पूगा घाटी भी लद्दाख में स्थित है। तो आप सभी को यहाँ से पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं जो पूगा घाटी दिया गया है, पूगा घाटी पे बात करें तो पूगा घाटी से दोस्तों एक जो गर्म जल का स्रोत है, यह पूगा घाटी है जो एक गर्म जल का स्रोत है। जी हाँ, गर्म जल का स्रोत है। और इस गर्म जल का स्रोत से दोस्तों भूतापी ऊर्जा का केंद्र भी यहाँ स्थित है। जी हाँ, पूगा घाटी पर ही जो भूतापी ऊर्जा का केंद्र भी स्थित है। जी हाँ, भूतापी ऊर्जा का केंद्र भी यहाँ पे स्थित है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। लद्दाख पठार में एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है। जी हाँ, जो लद्दाख पठार है, लद्दाख पठार में एंथ्रेसाइट कोयला दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है जो कोयले की 4 प्रकार की किस्में होती हैं उसमें एंथ्रेसाइट सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। और एंथ्रेसाइट कोयला केवल दोस्तों लद्दाख घाटी में पाया जाता है, जबकि पूरे जो भारत में और लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। लेकिन एंथ्रेसाइट कोयला दोस्तों लद्दाख पठार में ही एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए, क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। और एसएससी की जो मुख्य बात है वह एग्जामिनर होता है वह बिल्कुल छोटी सी छोटी बातों से क्वेश्चन पकड़ के लाता है। तो दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए। और दोस्तों एक अन्य फैक्ट के बारे में बात करें तो भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है। जी हाँ, भारत में सबसे कम वर्षा होती है। तो कहाँ होती है वह है दोस्तों लेह लद्दाख में ही होती है। लेह लद्दाख में ही दोस्तों सबसे कम वर्षा होती है। आपको यह भी पता होना चाहिए। बिटुमिनस कोयला होता है जो अपन घरेलू काम में लेते हैं। एंथ्रेसाइट कोयला होता है जो सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। तो दोस्तों हमने लद्दाख के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। अब बात करते हैं जास्कर पर्वत श्रृंखला। जी हाँ, जो ट्रांस हिमालय का अंतिम भाग है जास्कर पर्वत श्रृंखला, उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जास्कर पर्वत श्रृंखला, तो दोस्तों जास्कर पर्वत श्रृंखला इसका विस्तार है जो जम्मू कश्मीर से आरंभ होकर दोस्तों हिमाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में है। और दोस्तों यहाँ से जो शेषनाग व वेरीनाग जिले भी जास्कर पर्वत श्रृंखला से निकलती है। दोस्तों जम्मू कश्मीर में शेषनाग व वेरीनाग जिले हैं। जी हाँ, शेषनाग व वेरीनाग जिले भी जो जास्कर पर्वत श्रृंखला से निकलती है। जी हाँ, जास्कर पर्वत श्रृंखला से ही निकलती है। जास्कर पर्वत श्रृंखला से निकलती है जो शेषनाग वेरीनाग है। शेषनाग झील से झेलम नदी निकलती है। जी हाँ, जो शेषनाग झील है, शेषनाग झील से झेलम नदी निकला करती है। झेलम नदी निकलती है। तो दोस्तों आपको यह जो मुख्य छोटे छोटे फैक्ट है वह भी पता होना चाहिए कि झेलम नदी कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों जो शेषनाग झील है, शेषनाग झील से झेलम नदी निकलती है। झेलम नदी जो कश्मीर घाटी बनाती है। जी हाँ, और जो यह झेलम नदी है, झेलम नदी ही दोस्तों जो कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। झेलम नदी ही कश्मीर घाटी बनाती है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कश्मीर घाटी है जो झेलम नदी के किनारे स्थित है। झेलम नदी वुल्लर झील का निर्माण करती है। जी हाँ, यह झेलम नदी ही है जो वुल्लर झील का निर्माण भी करती है। जी हाँ, वुल्लर झील का निर्माण भी करती है। तो यह झेलम नदी वुल्लर झील का निर्माण करती है। और दोस्तों यह सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो इसके बारे में एक एक्स्ट्रा फैक्ट है वुल्लर झील के बारे में। वह फैक्ट है कि जो यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जी हाँ, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी यही है।
और भारत का सबसे बड़ा ठंडा स्थान भी दोस्तों ट्रांस हिमालय है, यह भी पता होना चाहिए। वुल्लर झील गोखुर झील भी कहलाती है, और इस वुल्लर झील को ही दोस्तों गोखुर झील भी कहलाती है, गोखुर झील भी इसे ही कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो झेलम नदी है, झेलम नदी के किनारे ही कश्मीर शहर स्थित है। जी हाँ, झेलम नदी के किनारे झेलम नदी के किनारे श्रीनगर स्थित है। जी हाँ, श्रीनगर है शहर है जो झेलम नदी के किनारे श्रीनगर स्थित है, आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य फैक्ट के बारे में बात करते हैं। अन्य फैक्ट इस प्रकार से हैं कि जो झेलम नदी श्रीनगर शहर है वह झेलम नदी किनारे स्थित है, और जो झेलम नदी है भारत पाक की सीमा भी बनाती है। झेलम नदी कुछ दूरी तक जो पाक व भारत की सीमा भी बनाती है। जी हाँ, भारत व पाक की सीमा के समांतर झेलम नदी भारत व पाक की सीमा के समांतर भी बहती है। तो दोस्तों यह सीमा का निर्माण भी करती है, आप सभी को पता होना चाहिए। दोस्तों लेह शहर सिंधु नदी के किनारे स्थित है, जो लद्दाख का लेह शहर सिंधु नदी के किनारे स्थित है। जी हाँ, सिंधु नदी के किनारे स्थित है, जबकि श्रीनगर है वह झेलम नदी के किनारे है। लेह शहर सिंधु नदी के किनारे है। लेह वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण है। लेह भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। जी हाँ, लेह है जो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। जब दोस्तों हम यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत पढ़ रहे होंगे तो जो वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों, जब चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको तो यहाँ पे छोटा छोटा बता देना चाहता हूँ। जब दोस्तों महासागरों से जो हवाएं जो जल लेकर ऊपर चढ़ती है तो यह इस पर्वत श्रृंखला के ऊपर चढ़कर दोस्तों यहाँ पे टकराकर इधर वर्षा कर देती है, लेकिन यहाँ ऊपर चढ़कर यह इस प्रकार समांतर इधर निकल जाती है। तो यहाँ पे जो भाग है यह वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण दोस्तों यहाँ पे वर्षा बिल्कुल कम होती है, इसीलिए दोस्तों इसे वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। और जब प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे उस समय आप सभी को यहाँ पे विस्तार पूर्वक बताया जाएगा कि किस प्रकार वृष्टि छाया प्रदेश होती है, किस प्रकार जो हवाएं हैं वह जल लेकर ऊपर चढ़ती है, उन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। और यहाँ पे सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है, लेकिन सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान के बारे में चर्चा करें, सबसे अधिक वर्षा तो है मेघालय के मानसिन राम में होता है। जी हाँ, मासिन राम में होता है दोस्तों, मासिन राम में सबसे अधिक वर्षा होती है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और आज के अंतिम फैक्ट के बारे में बात करते हैं। विश्व में सबसे कम वर्षा वाला स्थान, यदि क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि विश्व में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, सबसे कम वर्षा वाला स्थान, तो आप सभी यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं कि विश्व में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, और विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं। दोस्तों सबसे अधिक वर्षा होती है तो वह भारत के दोस्तों मेघालय राज्य के मासिन राम, जी हाँ मासिन राम शहर में होती है। मासिन राम मेघालय में है, और मेघालय दोस्तों आप सभी को पता है भारत में है। तो दोस्तों यहाँ विश्व के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो सबसे अधिक वर्षा भारत में होती है। भारत के भी दोस्तों मेघालय राज्य में और मेघालय के भी मासिन राम में दोस्तों सबसे अधिक वर्षा होती है। और विश्व में सबसे कम वर्षा वाला स्थान के बारे में बात की जाए तो वह है इकीक। जी हाँ, इकीक स्थान है या अकीरा स्थान है। अकीरा स्थान पे सबसे कम वर्षा होती है और यह है आटाकामा मरुस्थल में है। जी हाँ, आटाकामा मरुस्थल में स्थित है, और आटाकामा मरुस्थल आप सभी को पता है जो चिली देश में है। जी हाँ, चिली देश में आटाकामा मरुस्थल में अकीरा स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है। तो दोस्तों आज की सेशन में हमने देखा कि जो भारत के भौतिक प्रदेश हैं, इन भारत के भौतिक प्रदेशों को 6 भागों में बांटा गया है। उनमें एक पर बात कर रहे हैं उत्तर का पर्वतीय भाग, और उत्तर के पर्वतीय भाग में भी दोस्तों एक भाग पर बात की है ट्रांस या पार हिमालय। ट्रांस हिमालय में हमने काराकोरम पर बात कर चुके हैं, लद्दाख पर बात कर चुके हैं, जास्कर पर बात कर चुके हैं। अब अगले सेशन में हम बात करने वाले हैं, अगले सेशन में कल बात करेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय में दोस्तों जो महान हिमालय है, मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय के अलावा जो बाह्य हिमालय है उस पर बात करेंगे, और फिर बात करेंगे पूर्वांचल हिमालय पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगा है तो दोस्तों जो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के पास दोस्तों, जो अपने भाइयों के पास दोस्तों ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि वह भी अपनी जो एसएससी सीजीएल की एग्जामिनेशन है वह बड़े अच्छी ढंग से कर सके। और यदि आपको आज ही हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके, जी हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, और आगे आने वाले हर एग्जाम की नोटिफिकेशन हो, चाहे उसमें इंडिया जीके से पूछे जाने वाले क्वेश्चन हो, स्टैटिक्स से पूछे जाने वाले क्वेश्चन हो, या करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हो। और दोस्तों यदि आपने हमारे जो अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर टॉप 100 अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर नहीं देखे तो वह भी आप जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों आपके लिए एसएससी सीजीएल के लिए एक विशेष जो कोर्स
विशेष क्लास जो डाली गई है वह है जो टॉप 200 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर जो जनवरी से लेकर अक्टूबर तक बिल्कुल एग्जाम में छपने वाले दोस्तों क्वेश्चनों की एक वीडियो बनाई गई है। वह भी नहीं देखें तो आप हमारे दोस्तों चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप यदि आज हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।